नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट यूके 8080 में। आज हम उत्तराखंड के आदि ऐतिहासिक काल के अंदर गढ़वाल क्षेत्र के बारे में जानेंगे व समझेंगे। ठीक है, अगर आपने इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें मैंने उत्तराखंड के आदि ऐतिहासिक काल का पार्ट 1 कवर किया है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है गढ़वाल क्षेत्र। आज हम गढ़वाल क्षेत्र के बारे में जानेंगे और समझेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में कुमाऊं क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो गढ़वाल क्षेत्र के बारे में जो फर्स्ट टॉपिक है दोस्तों, प्राचीन नाम है कि जो गढ़वाल क्षेत्र अभी जहाँ पर वर्तमान में जो गढ़वाल क्षेत्र है उसका प्राचीन नाम क्या था। ठीक है, तो केदारखंड जो इसके प्राचीन नाम थे, इसे केदारखंड कहा गया है, बद्रिकाश्रम कहा गया है, तपोभूमि कहा गया है और स्वर्ग भूमि कहा गया है। ठीक है, केदारखंड जैसे कि कल हमने पढ़ा था स्कंद पुराण में, जो गढ़वाल क्षेत्र को क्या कहा गया है, केदारखंड कहा गया है। ठीक है दोस्तों, और बद्रिकाश्रम हमने जैसे कि कौस्तकी ब्राह्मण में पढ़ा था कि जो बद्रिकाश्रम में है वाग देवी का निवास स्थान है। ठीक है, तो बद्रिकाश्रम को भी जो वर्तमान में जाना जाता है गढ़वाल क्षेत्र के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, और तपोभूमि और स्वर्गभूमि, ये चार नाम गढ़वाल क्षेत्र के प्राचीन नाम है, इन्हें याद रखना। ठीक है, और जो केदारनाथ जो केदारखंड है वो खस प्रदेश का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, अब केदारखंड को खस प्रदेश भी कह सकते हैं। ठीक है, तो केदारखंड का अर्थ मतलब खस प्रदेश भी कहा जाता है, पर्यायवाची। ठीक है दोस्तों, ये भी एक फैक्ट के रूप में याद रखना। और नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो दोस्तों, केदारखंड में इसकी लंबाई तथा चौड़ाई 50 योजन तथा 30 योजन बताई गई है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि जो गढ़वाल क्षेत्र की जो लंबाई है और चौड़ाई है, जैसे कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया हुआ है कि जो गढ़वाल क्षेत्र का जो विस्तार था वो माया क्षेत्र हरिद्वार से लेकर हिमालय तक था। ठीक है, तो इसकी जो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात बताया गया है केदारखंड में, स्कंद पुराण के केदारखंड में, तो ये 50 योजन और 30 योजन, मतलब लंबाई इसकी 50 योजन बताई गई है और चौड़ाई 30 योजन बताई गई है। ठीक है, ये याद रखना, पूछा जा सकता है। अब गढ़वाल क्षेत्र की वर्तमान नाम की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले तो इसके प्राचीन नाम केदारखंड, बद्रिकाश्रम, तपोभूमि, स्वर्गभूमि था। ठीक है, तो ये गढ़वाल नाम कब से पड़ा इसकी बात करते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा टॉपिक है। आ भी सकता है कि गढ़वाल का वर्तमान नाम कब पड़ा। तो दोस्त, जो वर्तमान नाम पड़ा जो केदारखंड, बद्रिकाश्रम, तपोभूमि, स्वर्गभूमि का, कि गढ़वाल नाम कब पड़ा दोस्त, 1515 ईस्वी में। ठीक है, याद रखना, 1515 ईस्वी में। ठीक है, क्यों पड़ा, क्योंकि जो गढ़वाल में जो उस टाइम पे परमार वंश का शासन था, जिसके 37वें राजा अजयपाल थे। ठीक है, उन्होंने गढ़वाल के 52 गणों को जीता और उन्हें एक साथ मिलाया, इसी के कारण इसका नाम गढ़वाल पड़ा। ठीक है, इस पूरे क्षेत्र का नाम। तो याद रखना, 1515 ईस्वी में अजयपाल ने 52 गढ़ों को जीतने के बाद सबको मिलाया, जिस कारण उस क्षेत्र का नाम गढ़वाल पड़ा। ठीक है, गढ़ क्या होते हैं दोस्तों, जैसे पहाड़ी इलाके हुए, यहाँ पे हर जगह मतलब हर पहाड़ी पे छोटे छोटे किले होते हैं जिन्हें गढ़ कहा जाता है। ठीक है, अपने राजा लोग अपने अपने हिसाब से शासन करते हैं। तो जो गढ़वाल में ऐसे इस टाइप के किले थे प्रत्येक पहाड़ियों में, तो 52 गढ़ थे। ठीक है, उन सबको अजयपाल ने जीता। पंवार शासक थे, 37वें राजा थे, उन्होंने जीतकर एक पूरा राज्य बनाया, जिस कारण वहाँ का पूरा नाम क्या पड़ा, गढ़वाल पड़ा। ठीक है, ये याद रखना, 1515 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, अब गढ़वाल क्षेत्र के प्रमुख स्थानों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्त, जो प्रमुख स्थान थे गढ़वाल क्षेत्र में, एक है प्राणाग्राम, इंपॉर्टेंट है। प्राणाग्राम गढ़वाल क्षेत्र में एक गांव है, याद रखना प्राणाग्राम। प्राणाग्राम क्यों पड़ा दोस्त इसका नाम, क्योंकि जो सप्त ऋषि थे इन्होंने अपने प्राणों की रक्षा की थी प्राणाग्राम नामक स्थान पर। ठीक है दोस्त, इसी के नाम यहाँ का नाम प्राणाग्राम पड़ा। एक प्राणाग्राम कहाँ है पूछा जा सकता है, तो गढ़वाल में। ठीक है दोस्तों, सप्त ऋषि मतलब जब आपने कहानी सुनी होगी किसी के थ्रो, कि जब पृथ्वी का जो मतलब पृथ्वी में जब पूरा जल मग्न हो गई थी पृथ्वी, ठीक है, प्रलय हो गया था पृथ्वी में, जब भयंकर प्रलय हो गई थी, तो जो 7 ऋषि थे, 7 ऋषि बचे। ठीक है, जिन्होंने कहाँ शरण ली थी, प्राणाग्राम में रहकर अपने प्राणों की रक्षा की थी। ठीक है, उन्हीं से फिर नए युग की उत्पत्ति हुई। ठीक है, ये याद रखना, ग्राम कहाँ है, तो गढ़वाल में, याद रखना। और अलकापुरी,
गढ़वाल में एक स्थान का नाम अलकापुरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर में पूछा गया है अलकापुरी के बारे में कि अलकापुरी क्या है, कुबेर की राजधानी थी। ठीक है दोस्त, कुबेर आप सभी को पता होगा, कुबेर धन का देवता कुबेर होता है। ठीक है, कुबेर की राजधानी कहाँ है, अलकापुरी में है। और मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान भी अलकापुरी को ही बताया गया है। ठीक है, वन लाइनर में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि यूके ट्रिपल एस ने ये क्वेश्चन पूछा है कि कुबेर की राजधानी कहाँ थी। ठीक है, कुबेर की राजधानी कहाँ थी, अलकापुरी थी। अलकापुरी कहाँ है, गढ़वाल में है। ठीक है दोस्तों, और मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु, मनु का जो निवास स्थान है वो कहाँ है, वो भी अलकापुरी में ही है। ठीक है, ये भी याद रखना, दो फैक्ट अलकापुरी के बारे में याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अलकापुरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये याद रखना। और एक तीसरे फैक्ट है, ब्रह्मा के मानस पुत्रों का निवास स्थल भी गढ़वाल ही था। ये भी याद रखना, जो ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, मतलब जो ऋषि थे ब्रह्मा के, जो ब्रह्मा के मानस पुत्रों को क्या कहा जाता है दोस्त, ऋषि कहा जाता है। ठीक है, जो ऋषि हुए बहुत सारे ब्रह्मा के मानस पुत्र, जैसे नारद भी ब्रह्मा के एक मानस पुत्र ही थे। ठीक है, उनका निवास स्थान भी कहाँ था, गढ़वाल ही बताया गया है पुराणों में। ठीक है दोस्तों, ग्रंथों में, ये याद रखना, ये सब ग्रंथों से रिलेटेड लिए गए फैक्ट हैं। ठीक है, मैंने पहले ही शुरुआत में ही आपको बता रखा था कि जो आदि ऐतिहासिक काल को हम पढ़ेंगे वो ग्रंथों के आधार पर, धार्मिक ग्रंथों के आधार पर पढ़ेंगे, इसी कारण हम इसे पुराना पौराणिक काल भी कहेंगे। ठीक है, तो जितने भी फैक्ट लिए गए हैं दोस्त, ये सब ग्रंथों से लिए गए हैं। ठीक है, अपने मन से कोई नहीं, ऐसा नहीं है कि सब अपने मन से यहाँ ऐसे लिखे हुए, सब ग्रंथों के आधार पर है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना कि जो ब्रह्मा के मानस पुत्रों का जो निवास स्थल है वो भी गढ़वाल ही था। ठीक है, ये फैक्ट भी याद रखना। और एक इम्पोर्टेंट स्थान ये भी हो जाता है कि बद्रीनाथ के पास बद्रीनाथ मंदिर, ठीक है, बद्रीनाथ धाम है, 4 धामों में एक धाम है बद्रीनाथ, बहुत ही फेमस धाम है। ठीक है, बद्रीनाथ, तो उसके पास में गणेश गुफा है, नारद गुफा है, मुचकंद गुफा है, व्यास गुफा है और स्कंद गुफा है। ठीक है, ये गुफाएं अक्सर पूछ ली जाती है दोस्त की, प्रत्येक गुफा नहीं पूछेगा, जैसे कि पूछा गया है कि व्यास गुफा कहाँ है, तो याद रखना बद्रीनाथ के पास में है, चमोली में। ठीक है, ये याद रखना, बद्रीनाथ क्योंकि चमोली में है, उसी के बगल में ये सब गुफाएं स्थित है। ठीक है, गणेश गुफा हो गई, नारद गुफा हो गई, क्योंकि जो बद्रीनाथ है दोस्त वो वैष्णव धर्म, जो धर्मों को मानते हैं, जो वैष्णव धर्म संप्रदाय को मानते हैं, उनके लिए बहुत ही तीर्थ स्थल है बद्रीनाथ। ठीक है दोस्त, तो जो ये गुफाएं हैं, इसमें से जो ज़्यादा गुफाएं हैं ये भी भगवान विष्णु से संबंधितों की ही, जो भगवान विष्णु से संबंधित जो नाम होते हैं उन्हीं की गुफाएं हैं। ठीक है, गणेश गुफा और व्यास गुफा तो हो गई। ठीक है, गणेश गुफा और व्यास गुफा क्यों हो गई, क्योंकि व्यास जी ने महाभारत लिखी थी। ठीक है, वेद व्यास जी ने महाभारत लिखी थी, एक गुफा में बैठकर आपने कहानी सुनी होगी कि महाभारत जो कथा है, जो महाभारत लिखा गया है ग्रंथ, वो व्यास जी ने उसकी कहानी गणेश जी को सुनवाई और उन्होंने वो ग्रंथ पूरा लिखा है। ठीक है, तो इन दोनों ने मिलकर एक गुफा में बैठकर एक ग्रंथ लिखे। तो ये गुफा कहाँ पे है दोस्त, बद्रीनाथ के पास में है। ठीक है, बद्रीनाथ में हरि का निवास स्थान है। ठीक है, और नारद गुफा, क्योंकि नारद भी विष्णु से ही संबंधित है, क्योंकि जो नारद है वो अपने आदि जो उनके जो मतलब जो फेवरेट जो गॉड मानते हैं नारद, वो विष्णु को ही मानते हैं। ठीक है, तो इसलिए नारद गुफा भी बद्रीनाथ के बगल में हो जाएगी, और मुचकुंद गुफा और स्कंद गुफा, ये याद रखना। ठीक है, ये दो को याद रखना, और ये 3 फैक्ट मैंने बता दिए हैं। ठीक है, तो इसलिए ये सब गुफाएं बद्रीनाथ के पास है, याद रखना। अब बात करते हैं दोस्त अगले फैक्ट की। ऋग्वेद में वर्णन मिलता है कि संबर के 100 गणों को इंद्र व सुदास ने नष्ट किया था। ठीक है, तो ये भी एक फैक्ट के रूप में याद रख लेना दोस्त। ठीक है, जो संबर कौन था दोस्त, ये असुरों का एक शासक था। ठीक है, राक्षसों का राजा संबर, और इसके जो 100 गढ़ थे गढ़वाल में, ठीक है, उनको किसने नष्ट किया था, इंद्र और सुदास ने। ये फैक्ट के रूप में याद रखा क्योंकि ऋग्वेद में वर्णित है। ठीक है, पूछा जा सकता है संबर के 100 गणों को किसने नष्ट किया, तो इंद्र और सुदास ने किया। ठीक है, तो याद रखना। और अगला फैक्ट है दोस्त हिमयाण पट्टी। हिमयाण पट्टी कहाँ है दोस्त, गढ़वाल में ही है, गढ़वाल क्षेत्र में ही है, टिहरी में है। ठीक है, वर्तमान में टिहरी में हिमयाण पट्टी पड़ती है, तो हिमयाण पट्टी याद रखना। हिमयाण पट्टी में एक विशोम पर्वत है। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखना, पूछा गया क्वेश्चन है विशोम पर्वत। ठीक है दोस्तों, हिमयाण पट्टी है, उसमें एक विशोम पर्वत है, और विशोम पर्वत पर 3 चीज़ें हैं। ठीक है, एक वशिष्ठ गुफा है, एक वशिष्ठ कुंड है, और एक वशिष्ठ आश्रम है। वशिष्ठ आश्रम है। ठीक है, ठीक है, वशिष्ठ ऋषि कौन थे दोस्त, ये भगवान राम के क्या थे,
भगवान राम के गुरु थे। जब भगवान कहा जाता है कि जब भगवान राम वनवास को चले गए तो ये दुखी होकर पत्नी और ये अपने पत्नी के साथ ये हिमयाण पट्टी के विषोम पर्वत पर आकर ठहर गई और इन्होंने यहाँ पे तपस्या की, जहाँ पे तपस्या की, ठीक है। और यहाँ पे रहे, जिस गुफा में ये रहे उसे वशिष्ठ गुफा कहा जाता है, और जिस कुंड में इन्होंने स्नान किया उसे वशिष्ठ कुंड कहा जाता है, ठीक है। और जहाँ पे ये रहते थे वहाँ पे एक वशिष्ठ आश्रम था, ठीक है। आश्रम, वशिष्ठ आश्रम मतलब वहाँ पे मतलब कोई वशिष्ठ आश्रम, आश्रम पुराने ज़माने में दोस्त उसे कहा जाता था जहाँ पे शिष्य बैठ के, जैसे गुरु जहाँ पे बैठेगा उसके आसपास के पूरे स्थान को आश्रम कहा जाता था। उसके वहाँ पे शिष्य लोग आते थे और शिक्षा ग्रहण करते थे, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें याद रखना कि वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठ आश्रम विषोम पर्वत में है, टिहरी में, ठीक है, हिमायण पट्टी पे, ये याद रखना। और टिहरी में ही रघुनाथ का एक मंदिर है, ठीक है, भगवान राम का एक मंदिर है देवप्रयाग में, ये भी याद रखना, ठीक है। यहाँ आपको आगे पढ़ाया भी जाएगा। तो हिमायण पट्टी भी याद रखना क्योंकि ये गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है, क्योंकि यहाँ पे वशिष्ठ जो ऋषि थे उन्होंने यहाँ पे तप किया था, यहाँ पे रहे थे, तो इसलिए वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठ आश्रम सब विषोम पर्वत पर ही है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे याद रखना। और अगला फैक्ट है दोस्त शीतोंशु पट्टी, जो गढ़वाल क्षेत्र में है दोस्त एक शीतोंशु पट्टी भी है। शीतोंशु पट्टी जैसे नाम से ही पता चल रहा है दोस्त, शीतोंशु पट्टी मतलब सीता मैया से ही कुछ रिलेटेड है, ठीक है। शीतोंशु पट्टी मतलब सीता जी पृथ्वी में समाई हुई थी, एक पट्टी थी वो। जैसे एक हिमयाण पट्टी है, वहाँ पे विषोम पर्वत में वशिष्ठ ऋषि से संबंधित बहुत कुछ चीज़ें हैं, जैसे आपने ऊपर पढ़ा। ऐसी एक शीतोंशु पट्टी भी है, ठीक है दोस्त, गढ़वाल क्षेत्र में शीतोंशु पट्टी है, जहाँ पे क्या, जिस पट्टी में एक स्थान है, फिक्स स्थान है दोस्त, मनसार, ठीक है। वहाँ पे जो सीता मैया जी थी वो पृथ्वी में समाई हुई थी, ठीक है। उन्होंने मतलब उन्होंने उन्हें पृथ्वी ने ग्रहण मतलब अपने गोद में ले लिया था, ठीक है, अपने अंदर समा लिया था, ठीक है, शीतोंशु पट्टी के मनसार नामक स्थान पर। और उन्हीं के नाम पर मनसार में प्रतिवर्ष मेला भी लगता है, ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। अगला फैक्ट है दोस्त देवप्रयाग में भगवान राम का मंदिर है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि देवप्रयाग कहाँ पड़ता है, टिहरी में, वहाँ पे एक भगवान राम का मंदिर भी है, ठीक है दोस्त। और जो मंदिर की जो शैली है दोस्त, ये जो देवप्रयाग में भगवान राम का मंदिर है, इसकी जो शैली है वो द्रविड़ शैली है, ठीक है, याद रखना, द्रविड़ शैली मतलब जो मंदिर का जो बनाने का ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है, वो द्रविड़ शैली में बनाया गया है, ठीक है, ये याद रखना, पूछा जा सकता है। और ये पूछा गया क्वेश्चन है कि राम मंदिर कहाँ पे है, ठीक है दोस्त, ये देवप्रयाग में है। और देवप्रयाग को क्या कहा जाता है दोस्त, समग्र पापों का विनाशक भी कहा जाता है देवप्रयाग को, ठीक है। और तीर्थों का शिरोमणि भी कहा जाता है, याद रखना। इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं दोस्त, ये मैं एक साथ पढ़ा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। पूछा जा सकता है कि समग्र पापों का विनाशक किसे कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखना, समग्र पापों का विनाशक देवप्रयाग को कहा जाता है। और तीर्थों का शिरोमणि भी देवप्रयाग को ही कहा जाता है, ये भी याद रखना वन लाइनर में, ठीक है। पूछा जा सकता है कि तीर्थों का शिरोमणि किसे कहा जाता है, तो याद रखना दोस्त, तीर्थों का शिरोमणि देवप्रयाग को ही कहा जाता है। देवप्रयाग से एक रोचक तथ्य और है दोस्तों कि देवप्रयाग में कौवे नहीं दिखते हैं, ठीक है, ये याद रखना फैक्ट के रूप में कि देवप्रयाग में कौवे नज़र नहीं आएंगे आपको, ठीक है। और याद रखना राम मंदिर है और द्रविड़ शैली में बनाया गया है, ठीक है दोस्तों, ये फैक्ट के रूप में याद रख लेना। और एक वेधशाला भी है देवप्रयाग में, आप बताएंगे उस वेधशाला का नाम क्या है, मुझे कमेंट करके बताइएगा आप, ठीक है। देवप्रयाग में एक वेधशाला भी है, ठीक है दोस्तों, उसे उसका नाम बताइएगा आप। और अगला फैक्ट है दोस्तों, टिहरी के तपोवन में लक्ष्मण जी का मंदिर है, ठीक है। तपोवन मतलब टिहरी में ही एक स्थान है दोस्त जहाँ पे जो लक्ष्मण जी है, भगवान राम के छोटे भाई, उन्होंने तपस्या की थी, ठीक है। तो टिहरी एक ये इसलिए याद रखना कि ये भगवान राम से बहुत रिलेटेड है दोस्त, यहाँ राम का मंदिर है, यहाँ पे राम के जो गुरु थे वशिष्ठ, उनके कुंड है, उनका गुफा है, उनकी आश्रम है, ठीक है, विषोम नामक पर्वत पर। और उनके भाई ने भी टिहरी के ही एक स्थान पर तपस्या की थी, वो स्थान कौन सा था दोस्त, तपोवन था, ठीक है। उस स्थान का नाम क्या पड़ा था अभी से, तपोवन पड़ा, क्योंकि तपोवन में लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी, उनका मंदिर भी यहाँ पे, ठीक है, ये याद रखना, टिहरी के जो तपोवन में है लक्ष्मण जी ने वहाँ पे तपस्या की थी, ठीक है। अगला फैक्ट है दोस्त, बाणासुर की राजधानी, जो बाणासुर की राजधानी है वो भी गढ़वाल क्षेत्र के ही ज्योतिषपुर में है, ठीक है, जो वर्तमान में जोशीमठ है, ठीक है। तो बाणासुर की राजधानी भी पूछा गया क्वेश्चन है दोस्त कि बाणासुर की राजधानी कहाँ है, तो बाणासुर की राजधानी याद रखना दोस्त ज्योतिषपुर में है, इसका वर्तमान नाम जोशीमठ है, ठीक है दोस्त, चमोली में, ठीक है, यह भी याद रखना।
अगले फैक्ट की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला फैक्ट है कि महाभारत के वन पर्व में केदारनाथ को भृगुतुंग कहा गया है। ये याद रखना दोस्त, यहाँ पे केदारनाथ का एक पुराना नाम, प्राचीन नाम भी आ गया है, भृगुतुंग। ये आपको ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि किस पर्व में केदारनाथ को भृगुतुंग कहा गया है। ठीक है, ये इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपको सीधे ये पूछा जाएगा कि केदारनाथ का प्राचीन नाम क्या है। तो याद रखना दोस्त, केदारनाथ का प्राचीन नाम क्या है, भृगुतुंग है। ठीक है, ये याद रखना, भृगुतुंग है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, भृगुतुंग याद रखना। जैसे कि महाभारत के वन पर्व में केदारनाथ का जो नाम बताया गया है, भृगुतुंग कहा गया है केदारनाथ को, और वन पर्व में ही कहा गया है कि कुलिंद व किरात राज्यों का आधिपत्य था गढ़वाल क्षेत्र में। ठीक है, महाभारत के वन पर्व में ही कहा गया है कि जो गढ़वाल क्षेत्र में है वो कुलिंद व किरात जो जाति थे उनका यहाँ आधिपत्य था, कुलिंद। ठीक है, और उन कुलिंदों का एक राजा हुआ करता था जिसका नाम सुबाहु था। ठीक है, और उसकी राजधानी कहाँ थी, श्रीनगर। ठीक है दोस्तों, वर्तमान पौड़ी में। ठीक है, श्रीनगर अभी वर्तमान में पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है दोस्तों, गढ़वाल क्षेत्र में। तो पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, यूके ट्रिपल एस ने पूछा है कि सुबाहु की राजधानी कहाँ है, यहाँ कहाँ थी, सुबाहु की राजधानी कहाँ थी। ठीक है दोस्तों, सुबाहु की राजधानी कहाँ थी, श्रीनगर में थी। और सुबाहु कौन थे दोस्तों, सुबाहु एक कुलिंद वंशी शासक थे। ठीक है दोस्तों, और इनका जिक्र कहाँ किया गया है कि सुबाहु और कुलिंद वंश का जिक्र कहाँ किया गया है दोस्त, महाभारत के वन पर्व में। ठीक है, वन पर्व याद रखना, सभा पर्व के बारे में मैं आपको पिछले वीडियो में कुछ बताया है। ठीक है दोस्तों, ये वन पर्व है, याद रखना। और महाभारत के वन पर्व में ही ब्रह्म कमल को क्या कहा गया है दोस्त, सौगंधित पुष्प कहा गया है। ठीक है, मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है। तो ये फैक्ट याद रखना दोस्त, रिलेटेड करते जाना, ऐसे रिलेटेड मैंने किए हुए हैं, आप इनके नोट्स बना लेना। ठीक है, तो याद रखना, वन पर्व में कहा गया है कि गढ़वाल क्षेत्र में कुलिंद व किरात जातियों का आधिपत्य था, और कुलिंदों के एक राजा थे जिनका नाम क्या था, सुबाहु, और उनकी राजधानी कहाँ थी, श्रीनगर। ठीक है, ये याद रखना। अगला फैक्ट की बात करें तो दोस्त, पांडवों के गढ़वाल क्षेत्र में आने का उल्लेख किया गया है। ठीक है, पांडवों के गढ़वाल क्षेत्र में आने का उल्लेख किया गया है, किसने किया दोस्त, लोमस ऋषि ने किया। ठीक है, लोमस ऋषि ने पांडवों के गढ़वाल क्षेत्र में आने का उल्लेख किया है, ये याद रखना। पूछा जा सकता है कि पांडवों के गढ़वाल क्षेत्र में आने का उल्लेख किसने किया है। ठीक है, तो याद रखना, लोमस ऋषि ने। ठीक है दोस्तों, और एक सुबाहु राजा थे, उनके बाद एक राजा और एक और राजा की जिक्र किया गया है। ठीक है, उनका नाम था राजा विराट। ठीक है दोस्तों, सुबाहु कुलिंद राजा थे, याद रखना, उनकी राजधानी श्रीनगर थी, और उनके अलावा एक और राजा का जिक्र किया गया है, उनका नाम था राजा विराट। ठीक है, इनकी राजधानी कहाँ थी, विराटगढ़। विराटगढ़ अभी प्रेजेंट में कहाँ पे है दोस्त, जौनसार के आसपास के क्षेत्र को विराटगढ़ ही कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जौनसार कहाँ है, देहरादून में। ठीक है, जौनसार भावर के पास में जो क्षेत्र है उसे विराटगढ़ ही कहा जाता है। वो किसकी राजधानी थी दोस्त, राजा विराट की। और इन्हीं से रिलेटेड एक फैक्ट है कि जो इनकी पुत्री है उसका विवाह अभिमन्यु से हुआ था। ठीक है, अभिमन्यु कौन था, अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था। ठीक है दोस्तों, जो राजा विराट की पुत्री की जो विवाह हुआ था वो अभिमन्यु, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ था। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है दोस्तों, राजा विराट के बारे में भी राजधानी याद रखना, विराटगढ़ है जौनसार के पास। और अब आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्त, दो विद्यापीठ थे प्राचीन काल में, जो गढ़वाल क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण विद्यापीठ थे। ठीक है, विद्यापीठ मतलब जहाँ पे विद्या अर्जित करते थे छात्र। ठीक है, तो दोस्त ये इम्पोर्टेंट है, दो विद्यापीठ, एक तो बद्रिकाश्रम, मैंने आपको बता रखा है, बद्रिकाश्रम के बारे में हम पढ़ चुके हैं, और एक दूसरा कड़वाश्रम। बद्रिकाश्रम के बारे में उतना इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, कड़वाश्रम इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से कुछ कहानियाँ रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, तो कण्वाश्रम इंपॉर्टेंट है, बद्रिकाश्रम में नाम याद रखना, बस इतना बहुत हो जाता है। कण्वाश्रम के बारे में आपको 4-5 फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने जो पूछे जाते हैं अक्सर। ठीक है, फर्स्ट तो ये याद रखना है कि कण्वाश्रम किस नदी के किनारे में है, तो कण्वाश्रम मालिनी नदी के तट पर है। ठीक है दोस्तों, पूछा गया क्वेश्चन है, यूके ट्रिपल एस ने पूछा गया है कि जो कण्वाश्रम है वो किस नदी के तट पर है। ठीक है दोस्त, याद रखना, जो कण्वाश्रम है वो मालिनी नदी के तट पर है। और कण्वाश्रम की जो वर्तमान स्थिति है दोस्तों वो कहाँ है, पौड़ी में है, पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, स्थिति इसकी वर्तमान में पौड़ी गढ़वाल में है कण्वाश्रम की। ठीक है, फर्स्ट ये याद रखना कि ये मालिनी नदी के तट पर है। और क्यों फेमस है कण्वाश्रम, ठीक है, फेमस इसलिए हो जाता है दोस्तों कण्वाश्रम क्योंकि यहाँ से दुष्यंत एंड शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा हुआ है।
कण्वाश्रम से क्या जुड़ा हुआ है दोस्त? कण्वाश्रम मतलब कण्व ऋषि का आश्रम, ठीक है, ये याद रखना सबसे पहले। तो अब कण्वाश्रम कण्वाश्रम हम तब से कह रहे हैं तो हमको उसका पता ही नहीं है क्या है कण्वाश्रम, तो याद रखना कण्व ऋषि का आश्रम, ठीक है। वहाँ पे उस आश्रम पे जो कण्व ऋषि थे वो छात्रों को विद्या मतलब छात्रों को विद्या देते थे, ठीक है, ज्ञान सिखाते थे, ज्ञान अर्जित करते थे, ठीक है, छात्र वहाँ बैठकर, ठीक है। कण्वाश्रम में याद रखना कण्व ऋषि का आश्रम कहाँ पे है वर्तमान में? पौड़ी में है। किस नदी के तट पर है? मालिनी नदी के तट पर है। और क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पे दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा हुआ है कण्वाश्रम से, ठीक है। और दुष्यंत कौन थे? दुष्यंत राजा भरत के पुत्र थे, ठीक है, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है, ठीक है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है दोस्तों। कण्वाश्रम कण्वाश्रम राजा भरत के पिताजी थे, जो भरत हैं उनके नाम पर ही हमारे जो अभी देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है, ठीक है दोस्तों। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जो मतलब जो दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग किस स्थान से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो याद रखना कण्वाश्रम। और कण्वाश्रम में ही कालिदास द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम लिखी गई है, ठीक है दोस्त। जो कण्वाश्रम है वहाँ वहीं पर ही कालिदास, ठीक है, बहुत ही महान, ठीक है दोस्त, हस्ती है कालिदास, बहुत जाना पहचाना नाम है, आपने हिस्ट्री में बहुत बार पढ़ा भी होगा कालिदास को, ठीक है दोस्तों। तो इन्होंने कण्वाश्रम में ही अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा हुआ है, ठीक है दोस्त। अभिज्ञान शाकुंतलम किससे संबंधित है? ये दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम प्रसंग इसमें बहुत सारे दर्शाए गए हैं अभिज्ञान शाकुंतलम में, ठीक है दोस्तों। और ये संबंधित है कण्वाश्रम से, ठीक है। वर्तमान स्थिति मैंने आपको बताया है पौड़ी में है, ठीक है। और जो कण्वाश्रम का जो वर्तमान नाम है दोस्तों वो चौका घाट है। अभी आप पौड़ी में जाओगे तो आपको कण्वाश्रम नाम से नहीं, अब अगर वहाँ जाना है तो आपको कण्वाश्रम नाम से नहीं जाना पड़ेगा, तो आपको पूछना पड़ेगा चौका घाट कहाँ पे है, ठीक है। तो वर्तमान नाम जो कण्वाश्रम का है वो चौका घाट है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि कण्वाश्रम का वर्तमान नाम क्या है, ठीक है दोस्तों। कण्वाश्रम का वर्तमान नाम चौका घाट है। और एक फैक्ट के रूप में याद रख लेना दोस्त, इन सबसे हटकर एक फैक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जा सकता है कभी भी, ठीक है। तो बौद्ध मत का प्रचार प्रसार अधिक हुआ खसों के समय में। जो उत्तराखंड में दोस्त जो बौद्ध मत का प्रचार प्रसार सर्वाधिक हुआ दोस्त, वो किसके टाइम में हुआ? खसों के टाइम में हुआ, ठीक है। खसों के बारे में आपको मैं एक पिछली बार वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। उत्तराखंड की पुरा प्रजातियों में खसों के बारे में अच्छे से मैंने डिटेल में बताया आपको, ठीक है दोस्तों। तो ये खसों के जो ये बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ दोस्त, ये किनके कार्यकाल में हुआ दोस्त? खसों का। जब उत्तराखंड में खसों का शासन था तो इन्होंने बौद्ध धर्म को ज़्यादा महत्व दिया, ठीक है दोस्त। उन्होंने इसका बहुत सारा प्रचार प्रसार भी किया, ठीक है, क्योंकि खसों की तब स्थिति बहुत स्ट्रांग थी उत्तराखंड में, ठीक है दोस्तों। तो याद रखना बाद में फिर भूदेव आते हैं, शंकराचार्य जी आते हैं, फिर पुनः हिंदू धर्म की स्थापना होती है, ठीक है। शंकराचार्य का बहुत बड़ा योगदान है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इतना फैक्ट के रूप में याद रख लेना। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों चलते हैं इस वीडियो के साथ, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय उत्तराखंड।